क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, 150 क्वेश्चन है, तो बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, मदुरै किस वंश की राजधानी थी? तो इनमें से कौन सा वंश है जिसकी राजधानी मदुरै थी? चेर, चोल, पांड्य या फिर पल्लव? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पांड्य वंश की राजधानी जो कहाँ थी? मदुरै थी। मदुरै राजधानी थी पांड्य वंश की। अगला प्रश्न देखिए, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तक्षशिला जो है इनमें से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो तक्षशिला राजधानी थी गांधार महाजनपद की। 16 महाजनपद आपने सुने होंगे, इनका वर्णन जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, कल्पसूत्र के रचयिता हैं, इनमें से कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? हरिश्चंद्र, नेमिचंद, सुदर्भ। इसमें भद्रबाहु जो है ये कल्पसूत्र के रचयिता हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर वैदिक काल के लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन था? उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं, वैदिक काल की नहीं। तो उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि का अच्छा विकास हो गया था और उत्तर वैदिक काल का जो लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन वो है कृषि हो गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक से था? रेगुलेशन XVII, यानी ये जो था रेगुलेशन, ये रेगुलेशन था सती प्रथा उन्मूलन से संबंधित था ये रेगुलेशन। और जन निर्देश समिति, मैकाले का विवरण और आगरा प्रेसिडेंसी। तो मैकाले विवरण 1835 में जो मैकाले ने विवरण पत्र दिया था खासकर शिक्षा में सुधार के संबंध में, आगरा प्रेसिडेंसी की भी स्थापना और जन निर्देश समिति, ये चारों के चारों जो फैक्ट हैं ये सारे के सारे लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित हैं। तो यानी हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के पहले अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट के संपादक कौन थे? तो बंगाल गजट जो भारतीय उपमहाद्वीप का पहला अखबार था, समाचार पत्र था, अंग्रेजी एक समाचार पत्र, उसके संपादक का नाम बताना है। तो इसके संपादक जो थे वो जेम्स ऑगस्ट हिक्की थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन जो है 2 भागों में सूरत अधिवेशन में हुआ था, जो कि जैसे बंगाल विभाजन 1905 में हो गया था, तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ वो 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। यहाँ पर कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो गया, नरम दल और गरम दल में। अगला प्रश्न देखिए, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किस वर्ष प्रकाशित की गई? तो पहला एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि ये पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। और किस वर्ष प्रकाशित की गई? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, 1901 में जो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये ध्यान से देखना। प्रथम ब्रिटिश मराठा युद्ध में ब्रिटिश सेना की हार हुई। प्रथम ब्रिटिश मराठा युद्ध में ब्रिटिश सेना की हार हुई। हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन बड़गांव की संधि के साथ हुआ था। या तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो इनमें से गलत कथन हमें बताना है। इनमें से जो गलत है वो है दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन बड़गांव की संधि से नहीं हुआ था बल्कि मंगलौर की संधि से हुआ था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी जो हैं सही हैं। ब्रिटिश मराठा जो युद्ध था प्रथम, उसमें ब्रिटिश सेना की हार हुई थी और हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही हुई और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि से होती है। अगला प्रश्न देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा कब दी गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा मिली थी। निम्नलिखित में से कौन मुर्शिद कुली खां के परिवार को अपदस्थ कर स्वयं नवाब बना? मुर्शिद कुली खां के बाद उसका बेटा नवाब बना था, फिर अलीवर्दी खां ने जो है उसे अपदस्थ करके स्वयं नवाब बन गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, लॉर्ड बेवेल जो हैं, लॉर्ड बेवेल निम्नलिखित में से किस घटना के समय भारत के वायसराय थे? तो कौन सी घटना थी? लॉर्ड बेवेल कौन सी घटना में थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, कैबिनेट मिशन योजना, प्रांतों में द्वैत मंत्रिमंडलों का गठन या भारत छोड़ो आंदोलन? अब आपको ये ध्यान रखना, लॉर्ड बेवेल का जो है 1943 से लेकर 47 तक रहा था और इस बीच जो इनमें से आया था वो कैबिनेट मिशन योजना आई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
जब इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी तब वायसराय कौन था? तो जिस समय इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा प्रारंभ की गई उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1946 में अंतरिम सरकार के दौरान गठित कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो कार्यकारी जो परिषद थी उसके उपाध्यक्ष बताने, तो उपाध्यक्ष उसके जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो गदर पत्र का जो प्रथम अंक था वो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर केवल ब्रह्म समाज पूछता तो आप लिख सकते थे राजा राम मोहन राय, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे केशव चंद्र सेन थे। दो बड़े नेता थे, केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय से जुड़े एक तरह से ब्रह्म समाज के मानने वाले थे और बड़े एक तरह से लीडर थे। तो इन दोनों में कुछ मतभेद हो जाते हैं और बाद में केशव चंद्र सेन जो हैं भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रमपंथियों के प्रभावाधीन आया कब? इनके प्रभाव के अधीन आया था राष्ट्रीय आंदोलन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1906 के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रमपंथियों के प्रभाव के अधीन आने लगा। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? इसका कारण बताना है। उन पर सर सैयद अहमद खां का प्रभाव, उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, या चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, उग्रवादी की हिंदू अतीत राग की अलापने की नीति। सही उत्तर इसका यही है, ऑप्शन नंबर डी। उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति के कारण मुसलमान जो है उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। तो ये नगर, 4 नगर यहाँ पर दिए गए हैं, करनाल, कांचीपुरम, भद्राचलम और चंदेरी। अब पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन से पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए सुविख्यात हैं? तो इन चारों नगरों में से जो पारंपरिक सूती वस्त्र यानी साड़ी जो है उत्पादन के लिए विख्यात हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 4 यानी कांचीपुरम और चंदेरी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? तो ये बहुत प्रसिद्ध परियोजना है, राजमार्गों के विकास से संबंधित है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम है? अवरोही क्रम में प्रस्तुत करना है। तो हमें पता है एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका है और सबसे छोटा महाद्वीप इनमें से यूरोप है। यानी सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर मरुस्थल दिए गए हैं और देश दिए गए हैं, कौन सा मरुस्थल इनमें सुमेलित नहीं है वह बताना है। तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर। सोनोरन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का ही है, सही है। और तकलामकान जो है चीन का है। काराकुम जो है ये भी तुर्कमेनिस्तान का ही है। गिब्सन मरुस्थल जो है ये ब्राज़ील में नहीं है बल्कि ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये ध्यान रखना है। गिब्सन मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में है, तो यानी इसमें सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो शीतोष्ण घास का मैदान इनमें से बताना है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन देख सकते हैं, पंपास, वेल्ड, सवाना और डाउन्स। तो इनमें से सवाना जो है ये शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, बाकी सभी शीतोष्ण घास के मैदान हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच स्थित हैं? तो हमारा सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति और शनि जो है सूर्य से दूरी के क्रम में यूरेनस और मंगल के बीच में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो पूर्वी तट पर बताना है। तो ये ध्यान अगर आपको हो कि कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में है और गुजरात जो है पूर्वी नहीं, गुजरात हमारा पश्चिमी राज्य है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी चेन्नई, पारादीप, ट्यूटिकोरन ये सारे पूर्वी तट पे स्थित हैं। निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग है, इन उद्योगों में से भारत में जो प्राचीन उद्योग है उसका नाम बताना है। तो भारत का जो प्राचीन उद्योग है इनमें से वो है सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है? तो जल की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा, ये सारे के सारे नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन ही हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई भी नहीं। सारे जल ऊर्जा हो गया, सूर्य ऊर्जा हो गया
पृथ्वी ऊर्जा हो गई, ये सारे के सारे नवीकृत संसाधन हैं। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है, इन राज्यों में से कौन सा मसालों का बागान कहा जाता है? तो मसाला उत्पादन में फेमस है केरला। केरल को जो है मसालों का बागान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस पुरास्थल से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो नीले रंग के शैल चित्र आपने पढ़ा होगा हुडली उत्तरकाशी में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? तो अल्मोड़ा शहर के मध्य में जो मल्ला महल किला है वो बनवाया था रुद्रचंद ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है? कौन से जिले का अधिकांश भाग? तो अधिकांश भाग जो है हरिद्वार जिले का अधिकांश भाग जो है गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो सबसे पहले उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब उठाई गई? इनमें से बताना है कि किस सन में उत्तराखंड राज्य पृथक राज्य की मांग उठाई गई थी। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन नंबर डी, 1938 में सर्वप्रथम पृथक राज्य की मांग उत्तराखंड में उठाई गई। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था? तो पत्र बम फेंकने वाले जो उत्तराखंड क्रांति दल के सदस्य थे वो त्रिवेंद्र पवार थे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अलकनंदा एवं मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर इनमें से कौन सा प्रयाग स्थित है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, रुद्रप्रयाग। आप चाहें तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए चलिए और देखिए आपके कितने मार्क्स इसमें आते हैं। अल्पाइन घास के मैदानों को कहा जाता है? तो अल्पाइन घास के मैदानों को बुग्याल भी बोल सकते हैं, पयार मीडो, यानी ये सभी सही उत्तर हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि 4800 मीटर की ऊंचाई से ज़्यादा हिमाच्छादित रहता है, यानी बर्फ गिरी हुई रहती है, तो ऐसी स्थिति में कोई वनस्पति नहीं उगती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। तो उत्तराखंड में जो हर्बल गार्डन की स्थापना की गई थी वो मुनि की रेती ऋषिकेश में की गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग है। तो चूना पत्थर जो आपका होता है, चूना पत्थर, उसका सबसे ज़्यादा उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड का सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों वाला जिला कौन सा है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा जिला जो है सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों वाला है। तो इन जिलों में से सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है वो चमोली जिले में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मैग्नेसाइट का उपयोग किया जाता है। तो मैग्नेसाइट का उपयोग इनमें से किस में किया जाता है? सीमेंट उद्योग, सोप स्टोन, ताम्र उद्योग या ताप सह भट्टियां बनाने में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप सह भट्टियां बनाने में जो है मैग्नेसाइट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पिथौरागढ़ किस घाटी में बसा है? तो पिथौरागढ़ जो फेमस घाटी है वो है सौर घाटी। पिथौरागढ़ जो है सौर घाटी में बसा है। ऑप्शन नंबर सी। कुमाऊं में बसंत के आगमन पर स्त्रियों व पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो कुमाऊं में कौन सा नृत्य जो है स्त्री और पुरुष जो है बसंत आगमन, तो बसंत आगमन के समय झोड़ा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले घटते क्रम में बताने हैं। तो सर्वाधिक घटते क्रम में बताना है। सही उत्तर हमारा है घटते क्रम में जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले हैं ये है कि सबसे ज़्यादा से कम की ओर। तो सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा, फिर रुद्रप्रयाग, फिर पौड़ी, फिर बागेश्वर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये चारों जिले ऐसे हैं जहाँ पर 1000 से ऊपर है, लिंगानुपात जो है 1000 से ऊपर है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड राज्य में नई स्वास्थ्य व जनसंख्या नीति घोषित की गई। तो उत्तराखंड राज्य में जो नई स्वास्थ्य और जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी वो की गई थी 2013 में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बोक्सा जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था आधारित है। तो बोक्सा जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था जो है किस पर आधारित है? ऑप्शन देख सकते हैं, कृषि, पशुपालन, दस्तकारी। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर जो है बोक्सा जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था आधारित है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। इंपॉर्टेंट योजना है महिला
उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। तो ये योजना शुरू होती है 15 अगस्त 2019 से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण बताना है। तरल जो है जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, विस्कस है, यानी श्यानता उसकी ज़्यादा है। तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक होता है, या तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, या तरल का पृष्ठ तनाव जल के सापेक्ष ज़्यादा है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तरल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न देखिए, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो इनमें अंतर जो है वो है कि जो नाभिकीय रिएक्टर में अभिक्रिया होती है वो श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है? देखिए, ये विटामिन के नाम दिए गए हैं, लेकिन ये दिए गए हैं एक तरह से रासायनिक नाम। जैसे कैल्सीफेरोल विटामिन डी, अस्थि रुग्णता विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। नियासिन हो गया, ये विटामिन B3 है ना। तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। पेलाग्रा, चर्मगाह, कोबालामीन, सघातिक रक्ताल्पता, राइबोफ्लेविन, बेरीबेरी। तो सही उत्तर जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर डी है। राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 है, और इसकी कम बेरीबेरी तो विटामिन B1 की कमी से होता है, और B2 की कमी से जो है राइबोफ्लेविन नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इससे जो है तंत्रिका संबंधी कुछ बीमारियां हो जाती हैं राइबोफ्लेविन की कमी के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, तो हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमेशा वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है। थायरोक्सिन इनमें से क्या है? शर्करा है, एमिनो एसिड है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश लाल प्रकाश होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन देख सकते हैं, सोडियम, गंधक, पोटेशियम या लोहा। सही उत्तर है पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज होता है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का संबंध किससे है? तो इसका संबंध होता है मानव के जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से संबंधित है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसमें ह्यूमन जीनोम को पहचाना जाता है, कलेक्ट किया जाता है, और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, 40वां, 42वां। सही उत्तर है 40वां। यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो 2022 का है, भारत की रैंक क्या रही? 40वीं रही। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन गरुड़ किस संगठन से जुड़ा है? ये ध्यान रखिएगा, ये जो जुड़ा है ये अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचारण अभियान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पुलमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डिजिटल इंडिया पे बहुत जोर है। तो डिजिटल रूप से पहली साक्षर पंचायत जो है ये पुलमपारा कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पुलित्जर पुरस्कार 2022 किससे प्रदान किया गया है? तो पुलित्जर पुरस्कार 2022 जो दिया गया है वो दिया गया है दानिश सिद्दीकी। आपका सही उत्तर हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार 2022 के विनर जो हैं वो दानिश सिद्दीकी हैं। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मर्केल जो हैं जर्मनी की चांसलर, इनको जो है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, HTT40 क्या है? तो इनमें से HTT40 क्या है? तो HTT40 जो है वो हमारा एक तरह से क्या है, स्वदेशी बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। यानी ये एयरक्राफ्ट को ट्रेनिंग देने में यूज इसका होगा। HTT40 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए,
डेफ एक्सपो यानी डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण जो है ये गुजरात में आयोजित किया जाएगा, हो गया है ये गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंटरपोल की जो 90वीं महासभा है इसका आयोजन बताना है, कहाँ पर किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न, देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू की गई? तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो तीसरी वाली जो है ये गुजरात के गांधीनगर से और मुंबई तक। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो बी मुरलीधरन जो है, पहला क्वेश्चन तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि हमारे विदेश राज्य मंत्री कौन है, तो वो बी मुरलीधरन है। तो बी मुरलीधरन हमारे विदेश राज्य मंत्री हो गए, और इन्होंने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ओमान में किया है। न्यूज़ आप लोगों ने सुनी होगी जरूर, ओमान में जो है महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण बी मुरलीधरन जी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखिए, 3 अक्टूबर 2022 को किससे फिजियोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो नोबेल पुरस्कार जरूर थोड़ा सा देख के जाएं, किसी भी क्षेत्र का पूछा जा सकता है। फिजियोलॉजी मेडिसिन का जो दिया गया है स्वांते पाबो को दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो गति शक्ति पोर्टल जो है किस राज्य ने लॉन्च किया है? पहला राज्य इनमें से है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नवंबर 2022 में कौन सा देश मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, और सही उत्तर जो है इसका वो है जापान। तो मालाबार जो एक्सरसाइज है ये वैसे भी क्वाड सदस्य देशों के साथ होती है, ये चारों ही देश क्वाड में शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसके द्वारा एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट जारी की गई? तो एजुकेशन 4.0 जो रिपोर्ट जारी की गई है वो की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A चर्चा में रही है, यह अधिनियम किस वर्ष का है? तो सूचना प्रौद्योगिकी जो अधिनियम है ये अधिनियम किस वर्ष का है? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम हमारा 2000 का है। अगला प्रश्न देखिए, 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? तो परम कामरूप जो सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है वो IIT गुवाहाटी में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 13 से 16 अक्टूबर 2022 तक किस राज्य में ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा मेघा कायक फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये किया गया मेघालय में। अगला प्रश्न देखिए, 2 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ किया? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखिए, 6 अक्टूबर 2022 को किसने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष लॉन्च किया? डेट आप नहीं भी याद रखते हो तो कोई नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन जो करंट के क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पिछले 6 मंथ तक के करंट अफेयर्स आपको ज़रूर पूछे जाते हैं। तो सही उत्तर इसका है RBI, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 27 मार्च 2022 को 94वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल स्मिथ को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड में दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है। और एक नाटू नाटू जो सॉन्ग है उसको भी ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ सॉन्ग का अवार्ड मिला है, वो भी ध्यान रखना। कौन सी मूवी का है? RRR मूवी का है। अगला प्रश्न देखिए, 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इप्सामार 7 में कौन सा एक देश प्रतिभागी नहीं था? इनमें से कौन सा एक देश प्रतिभागी उसमें नहीं था? सही उत्तर इसमें मालदीव सहभागी नहीं था, बाकी ये तीनों देश सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM डिवाइन योजना को मंजूरी दी है, यह योजना संबंधित है। तो PM डिवाइन योजना जो है उसका संबंध बताना है। तो PM
डिवाइन योजना का जो संबंध है ये संबंध है पूर्वोत्तर क्षेत्र से। पूर्वोत्तर क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए पीएम डिवाइन योजना यानी डेवलपमेंट से संबंधित है। डेवलपमेंट जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसने दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता गया है प्रोफेसर वजाहत हुसैन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत को 121 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए 107वां। भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 107 इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, 17 अक्टूबर 2022 को किसने बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? तो बुकर पुरस्कार 2022 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुकर पुरस्कार 2022 जीता गया था सेहान करुणा तिलका के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने? ऑप्शन देख सकते हैं, के वेणुगोपाल तो थे पहले, अब बने हैं आर वेंकटमणि। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य, तो नाइट स्काई अभ्यारण्य जो खोला जाएगा वो खोला जाएगा लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? तो 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए आपके गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, 1 नवंबर से 3 नवंबर 2022 को तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो ये नवंबर में हो गया है, रायपुर में हुआ था, रायपुर छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें कुछ हिस्सा लेना प्रशासन में संभव बनाया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो जुडिशियल रिव्यू जो हमने लिया है ये हमने लिया है यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं तो क्या है? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो इनमें से आपको कोड दिए गए हैं 1 2 1 2 3। 1 2 3 बिल्कुल सही है क्योंकि हमने देखा था लोकतांत्रिक गणतंत्र है हमारा, संसदात्मक रूप की सरकार है और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। तो 1 2 3 बिल्कुल सही है। चौथा वाला जो है इसका लक्षण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी 1 2 और 3। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और इसके नीचे जो कूट दिए गए हैं उनके हिसाब से लगाना है। अभी देखिए इसमें जैसे चतुर्थ, एक साइड अनुसूचियाँ दी गई हैं और एक साइड आपको दिए गए हैं उसमें क्या विषय शामिल है ना। अगर तो आपको कुछ भी आते हैं, अष्टम में भाषा है ये आपको पता है, चतुर्थ में जो है आपका वो क्या है, राज्यसभा में सीटों का प्रावधान है, तीसरा हो जाएगा। षष्टम में जो है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नवम में जो है वो क्या है, भूमि सुधार है। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो राजभाषा गलत छपा था, राज्यसभा के लिए सीटों का प्रावधान यहाँ पे आएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये अपने कालसी से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का पुराना नाम बाड़ाहाट है। ऑप्शन नंबर बी। 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता जो है वो उत्तरकाशी की है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। राज्य में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र स्थित है। तो राज्य में जो आपदा न्यूनीकरण और प्रबंध केंद्र स्थापित है वो है देहरादून में। अगला प्रश्न देखिए, वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रैंक स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है।
प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर, टपकेश्वर मंदिर जो है कहाँ है, ये देहरादून जिले में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? केवल एक सदस्य मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। तो उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले का नाम बताना है। तो सही उत्तर है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है चमोली का है और सबसे कम जो है चंपावत का है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुवेद्यता जोन में आता है? तो ये आता है बाह्य हिमालय, और हम इसको शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं, यानी शिवालिक हिमालय भी इसी का नाम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तराखंड राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है? तो इनमें से सही उत्तर बताना है। इनमें से सही उत्तर है, पश्चिम में यमुना नदी नहीं है बल्कि टोंस नदी है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, नंधौर दूर किस जनपद में अवस्थित है? तो नंधौर, ना से नंधौर याद रखो, ना से नैनीताल याद रखो। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? तो वो शरावती ताल है, यहाँ गलत छपा है, शरावती ताल है वो, शरावती ताल। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी नदी सरयू की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से सरयू की सहायक नदी नहीं है वो बताना है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लादिया जो है वो सरयू की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, लीसा प्राप्त होता है, लीसा किससे प्राप्त होता है? लीसा जो है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो गन्ने और धान की पैदावार हेतु उत्तराखंड में जो मृदा है वो तराई मिट्टी है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? तो मुचकुंद गुफा जो है वो बद्रीनाथ के पास स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, लामण किस प्रकार का गीत है? तो लामण एक गीत है, प्रणय गीत, प्रेम गीत आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है? तो उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर लगभग 70.70, 70% महिला साक्षरता दर। महा हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, यानी महान हिमालय, हिमालय का लगभग ऊपरी क्षेत्र, तो वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा कौन रहते हैं? तो भोटिया लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील है। तो सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील कहाँ पर स्थित है? तो वो है कोठार में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो इनमें से सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है वो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरणविद हैं, बचेंद्री पाल पर्वतारोही है, जसपाल राणा का संबंध खेल से है, और बीसी खंडूड़ी राजनीति से संबंधित है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जसपाल राणा साहित्य से संबंधित नहीं है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन? तो कॉफ़ी कौसे कर्नाटक, याद रखिएगा सबसे अधिक कर्नाटक में कॉफ़ी उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। राउरकेला उड़ीसा, और कहाँ से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है? क्योंझर से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, महाद्वीपीय सिद्धांत, तो ये पूरा होना चाहिए था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी पहले एक ही महाद्वीप था जिसमें कि अब धीरे धीरे विस्थापन हुआ, और ये पेंजिया बोलते थे इसको, और बाद में ये भागों में बंटा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ? तो स्ट्रम्बोली जो ज्वालामुखी है इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, डेटम रेखा क्या है? इंपॉर्टेंट है। डेटम रेखा जो है समुद्र तल की वह क्षैतिज रेखा होती है जिससे ऊंचाई और गहराई की माप होती है, यानी समुद्र तल की ये क्षैतिज रेखा है जिससे हम ऊंचाई और गहराई दोनों की माप करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वायुदाब सबसे कम होता है, तो सबसे कम वायुदाब कब होता है? ग्रीष्म ऋतु में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो
अभी आपको ध्यान रखना है, इनमें से फॉन जो है वो आल्प्स की एक तरह से स्थानीय पवन है। फॉन हो गई आल्प्स की। और जो आपका सिमूम है, सिमूम आपका जो है कुर्दिस्तान की है, ये सही सुमेलित ही है वैसे। और सेंटा एना जो आपकी है वो आपकी हो गई, सेंटा एना जो है वो आपका हो गया अर्जेंटीना की, और जोंडा आपकी हो गई कैलिफोर्निया की। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 ये हो जाएगा। पहले का चौथा था आल्प्स 4, और दूसरे का 2 2, और तीसरे का अर्जेंटीना 1, और चौथे का 3। तो 4 2 1 3 जो है ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। हेकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं, तो हेकिस्टोथर्म कहते हैं जो बहुत कम ताप पर उगते हैं, उन पौधों को हेकिस्टोथर्म पौधे कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? तो ये कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम, दुर्बल वर्ग, ये है उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न देखिए। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना वित्त आयोग का ही मुख्य कार्य है। तो वित्त आयोग जो है ये 280 अनुच्छेद में है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। और इसके अलावा एक और बात ध्यान रखिएगा, वर्तमान में एन के सिंह जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन सा वित्त आयोग है? 15वां वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित प्रत्यक्ष कर है, केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित अप्रत्यक्ष कर है, राज्य सरकार द्वारा उद्गृहित प्रत्यक्ष कर है, या राज्य सरकार द्वारा उद्गृहित अप्रत्यक्ष कर है? सही उत्तर है इसका केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित अप्रत्यक्ष कर है। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? कोयला, विद्युत, उर्वरक या फिर इस्पात? सही उत्तर है विद्युत उत्पादन को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। ट्राइसेम जो है वो कार्यक्रम है। तो ट्राइसेम एक ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म इसका है ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग देना, ये कार्यक्रम है ट्राइसेम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है? तो सतत विकास लक्ष्यों के लिए नीति आयोग हमारा नोडल संस्था है। अगला प्रश्न देखिए। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है। तो सरकार ने बीमा व्यवसाय का नियमन कौन करेगा? इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। रुपये की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? रुपये की परिवर्तनीयता से तात्पर्य होता है हमेशा रुपये को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपये में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्राप्त करना रुपये की परिवर्तनीयता कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से आंसर ना लगा दो। इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का प्रकाशन है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। सतत विकास का आधार है। सतत विकास का आधार इनमें से क्या होता है? सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, इसमें से उपयुक्त सभी, यानी सभी दृष्टिकोण जो हैं सतत विकास के आधार हैं। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन यानी ऐसा परिवर्तन जिसको वापस उसी रूप में नहीं लाया जा सकता है। इनमें से जो ऐसा परिवर्तन है वो क्या है? सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, वापस उसी रूप में नहीं आ सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के अध्ययन को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। तो जीन के भीतर अचानक से कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसको उत्परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो इनमें से मानव गुर्दे का सामान्य कार्य बताना है। तो रक्त में
जल की मात्रा का नियंत्रण करता है, यूरिया को छानकर बाहर निकालता है, कई हार्मोनों का भी स्रावण करता है, शर्करा को नियंत्रण जो है गुर्दे द्वारा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है इनमें से? तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। तो फ्लोएम जो उत्तरदायी होता है वो आहार वहन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत भूक्षेत्र पे फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पेंडेमिक, हिंदी में बोले तो महामारी। तो उसे क्या कहते हैं? महामारी कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है उसको क्या कह सकते हैं? उसमें क्या एक तरह से रोग है? तो उसमें रोग है मानसिक जड़ता का, यानी मंदबुद्धि होना, ये इसका लक्षण है फेनिल कीटोन्यूरिया का। और मेनली ये जेनेटिक डिसऑर्डर माना जाता है फेनिल कीटोन्यूरिया। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो ठोस में प्रकाश की गति हमेशा न्यूनतम होगी। इनमें से निर्वात वायु और जल और कांच में क्या है? कांच जो है ठोस पदार्थ है, सघन होता है और इसमें गति जो है प्रकाश की न्यूनतम होगी। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति, यानी दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि के लिए अपतल लेंस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है वो बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है, आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। यह कथन इनमें से सही नहीं है। बाकी सब सही है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि के वेग प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलेगा उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं विद्युत मोटर। अगला प्रश्न देखिए, फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत इनमें से कैसा प्रभाव है? फ्यूज का सिद्धांत जो है वो प्रभाव है ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। अगला प्रश्न देखिए, मीथेन उपस्थित है इनमें से किसके वायुमंडल में? तो मंगल के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित होती है। अगला प्रश्न देखिए, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी, तो इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। तो हाइड्रोकार्बन जो विजन 2025 है ये संबंधित है पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण करने से। अगला प्रश्न देखिए, कांसा मिश्र धातु है। कांसा जो मिश्र धातु है तांबा और टिन की होती है। और आज का अंतिम प्रश्न हमारा है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो नोबेल गैस यानी अक्रिय गैस, अक्रिय गैसों को नोबेल गैस भी कहते हैं। और पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 की जो गैसें हैं उनको अक्रिय गैस से कहते हैं। इनमें से अब सारी एक्टिव गैसेज हैं और अक्रिय इनर्ट गैस इनमें से हीलियम है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।